आज हम लोग अपने दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। जो दूसरा चैप्टर है हमारा वो है सिस्मिक परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अब हम बात करते हैं, जिस तरह हमने समझने की कोशिश की है कि जो अर्थक्वेक एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे मेरा अर्थ जो है क्या करता है, वो शेक करता है इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि जो अर्थ के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो आ जाती है सरफेस पे। ठीक है, तो आप हम समझते हैं कि जो मेरा अर्थक्वेक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसे परफॉर्म करता है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो मेरा स्ट्रक्चर, जितना भी हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे वो मेरा मैसनरी बिल्डिंग हो, चाहे वो मेरा रिइंफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग हो, चाहे वो मेरा स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग हो, होता क्या है कि अगर जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वहाँ पे अगर हम वैसे स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते, और हमको साथ ही साथ अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए सिस्मिक कंडीशन को कंसीडर करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमको जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ कंसीडर करते हुए डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में चेंज करना पड़ेगा, रेट्रोफिकेशन टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू इंडियन कोडल प्रोविजंस में है। एक और बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो मेरा जो अर्थक्वेक होता है, अगर मैं किसी स्ट्रक्चर को बनाना चाहूँ तो मैं इस स्ट्रक्चर को कभी भी अर्थक्वेक प्रूफ नहीं बना सकता, क्योंकि उसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हम डिज़ाइन करेंगे तो हम इसको अर्थक्वेक कंप्लीटली प्रूफ नहीं बना सकते, हम इसको अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर डैमेज भी हो तो उससे हमारे जो लोग हैं उसके अंदर लाइफ को लॉसेस ना हो, कैटास्ट्रॉफिक फेलियर ना हो, मतलब अचानक से मेरा स्ट्रक्चर टूट जाए और सारे लोग लाइफ की लॉस हो जाए। इसको हम लोग अवॉइड करना चाहेंगे, ना कि कम्प्लीटली हम किसी भी स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक प्रूफ बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जो अर्थक्वेक है उसका क्या इफ़ेक्ट है। हर एस्पेक्ट में जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि अर्थक्वेक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ग्राउंड शेकिंग। ठीक है, तो ग्राउंड शेकिंग क्या है? ये मोस्ट डायरेक्ट एंड कॉमन इफेक्ट है किसी भी अर्थक्वेक का। और जो अर्थ की जो शेकिंग है, जो मेरा ग्राउंड है, इसकी शेकिंग क्यों होती है? वेव्स के थ्रू होती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है। तो इसकी जो शेकिंग है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर पे, कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना था, कितने डेप्थ पे फोकस था, क्या डिस्टेंस था उस पॉइंट का एपिसेंटर से, एंड सो ऑन। और इसका इम्पैक्ट होता है मेरे स्ट्रक्चर पे, क्या? ग्राउंड शेकिंग की वजह से मेरा जो स्ट्रक्चर होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस जनरेट करता है, जिसकी वजह से मेरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। ग्राउंड पे असर होता है सॉइल एम्प्लीफिकेशन का। इसमें क्या होता है, जो मेरा सॉइल है उसमें क्या हो जाता है, वेव्स की वजह से लिक्विफैक्शंस हो जाती हैं और मेरा सॉइल भी फेल कर जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? अगर मेरा जो अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी है और जो मेरा स्ट्रक्चर जिस फ्रीक्वेंसी से शेक करने वाला है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाती है तो इसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस में क्या होता है, अगर मेरा अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी और जो स्ट्रक्चर की फ्रीक्वेंसी है वो दोनों अगर सेम हो जाएगी, तब क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है ऑफ शेकिंग वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और बहुत बड़ा डैमेज मेरा स्ट्रक्चर फेस करता है। दूसरा आता है अर्थक्वेक का इफेक्ट, सरफेस रप्चर। सरफेस रप्चर मतलब अर्थक्वेक की वजह से ग्राउंड पे क्रैक्स आते हैं या फिर मेरा ग्राउंड शिफ्ट हो जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, इसको हम कहते हैं सरफेस रप्चर। और ये जनरली किसी फॉल्ट लाइन पे होता है जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स मीट कर रहे हैं, जिसको इसके पहले चैप्टर में हमने समझने की कोशिश की थी। सरफेस रप्चर में क्या होता है, अगर मान लो सरफेस रप्चर हुआ तो जो स्ट्रक्चर उस फॉल्ट लाइन के ऊपर बना था, क्या होगा, वो कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हो जाएगा। या फिर अगर कोई पाइपलाइन है जो मेरे ग्राउंड के अंदर से जा रही है तो उसमें भी डिस्टर्बेंस होगा। वही मैंने बताया दूसरा वाला, कोई बिल्डिंग है तो वो भी डायरेक्टली स्ट्रक्चर क्या, जो डायरेक्टली कोई बिल्डिंग बना होगा मेरे फॉल्ट लाइन के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। और कोई मान लो इंटरनल कोई पाइपलाइन है तो भी सीरियसली अफेक्ट होने वाला है। तो मिटिगेशन स्ट्रेटजी मतलब
कैसे इसको हम अवॉइड कर सकते हैं? तो अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमको पता है कि कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक आने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम पता करने की कोशिश करते हैं कि वो फॉल्ट लाइन कहाँ से पास कर रही है, क्योंकि हमारे पास जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस होती हैं। फिर बिल्डिंग कोड प्रोहिबिट करता है कि डायरेक्टली किसी भी एक्टिव फॉल्ट लाइन पे हमारा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम लोग एज इंजीनियर फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि जो ग्राउंड मूवमेंट है उसकी वजह से मेरा स्ट्रक्चर कोलैप्स ना कर जाए। तीसरा जो है वो है मेरा सॉइल लिक्विफेक्शन। तो सॉइल लिक्विफेक्शन क्या होता है? जहाँ पे मेरा कोई लूज सैचुरेटेड सैंड जो है, अगर लूज सैचुरेशन सैंड है और अर्थक्वेक आया तो वहाँ पे मेरा जो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। सॉइल की शियर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है और मेरा सॉइल क्या है? बिहेव करने लगता है एज ए लिक्विड, ठीक है। और इस फिनोमिना की वजह से मेरा जो बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स करता है अगर लिक्विफेक्शन होता है ड्यू टू द अर्थक्वेक। जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल रोड, बिल्डिंग, कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटी है, वो भी इफेक्ट होता है। और ऐसे केस में जो मेरा प्रिवेंटिव मेजर या फिर जो हम बोल सकते हैं मिटिगेशन टेक्निक क्या होगा कि जो सॉइल है विच इज़ प्रोन टू, जहाँ पे लिक्विफेक्शन आने के चांसेस हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे, ग्राउटिंग करने की कोशिश करेंगे या फिर वहाँ पे डीप फाउंडेशन यूज़ करेंगे ताकि लिक्विफेक्शन का जो रिस्क है वो हमारा कम हो पाए। चौथा इफेक्ट जो है ड्यू टू अर्थक्वेक क्या हो गया? लैंडस्लाइड एंड रॉकफॉल, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से हिली एरिया में क्या हो जाता है, हिली या फिर कोई माउंटेनियस रीजन में क्या होता है? लैंडस्लाइड आते हैं या फिर रॉकफॉल होता है। इसकी वजह से वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है। क्या प्रिवेंटिव एक्शन है? हम बोल सकते हैं कि हम वैसा स्लोप, अगर मान लो कोई स्लोप है हिल एरिया में और अर्थक्वेक की वजह से ये कोलैप्स कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, कोई सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं या फिर रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर है पांचवा इफेक्ट ड्यू टू अर्थक्वेक क्या हो सकता है? सुनामी। तो सुनामी की वजह से क्या होगा अगर अर्थक्वेक आया, अगर मान लो मेरा समुद्र है, सी है, इसके अंदर मान लो अर्थक्वेक आया विच विल रिजल्ट टू सुनामी। तो सुनामी की वजह से क्या होगा, जो मेरा वाटर है वो हाई स्पीड में ट्रैवल करेगा और मेरे सी कोस्ट पे जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको बहुत बुरा इम्पैक्ट करता है, आसपास की ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंटिव एक्शन का क्या कर सकते हैं? अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। तो सुनामी को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम से, और वहाँ से हम लोग इवैक्यूएट कर सकते हैं। जो सी कोस्ट पे लोग हैं उनको हम थोड़े अपर रीजन में इवैक्यूएट कर सकते हैं। फिर देखो सेकेंडरी इफेक्ट ऑन द बिल्ट इन्वायरमेंट क्या होता है अगर अर्थक्वेक आया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डैमेज के साथ साथ, ठीक है, स्ट्रक्चर डैमेज के साथ साथ वहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट है, वहाँ के पूरे इन्वायरमेंट को मेरा अर्थक्वेक क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, ठीक है। और इस कंडीशन को वापस नॉर्मल लाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। कई बार वहाँ पे फायर ब्रोक्स हो सकते हैं, फ्लडिंग आ सकता है, कोई जो डिस्ट्रप्शन ऑफ यूटिलिटीज़, जो छोटे मोटे नीड्स हैं जैसे पावर, वाटर, इन सब का शॉर्टेज हो सकता है। अगर मान लो अर्थक्वेक आया और कोई मेन पावर स्टेशन हमारा हैम्पर हो गया, ठीक है, तो बेसिक यूटिलिटीज़ जैसे पावर, वाटर, ये सब भी काफ़ी बड़ा फेल हो जाता है, और जिससे एक नॉर्मल आदमी की लाइफ अगर उस अर्थक्वेक से डैमेज डिस्टर्ब नहीं हुई है तो इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाती है। सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट होता है मेरा अर्थक्वेक का, तो ये क्या है? ये फिज़िकल डैमेज जो हो रहा है मेरे स्ट्रक्चर को, उसके अलावा मेरे इकोनॉमिकल कंडीशंस में भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है उस एरिया का, उस कंट्री का, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड लिवलीहुड, इकोनॉमिकल लॉसेस और लॉन्ग टर्म रिकवरी। कई बार कई साल और कई दशक लग जाते हैं उस एरिया को उस अर्थक्वेक के इफेक्ट से रिकवर करने में। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो वहाँ के जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी ड्रेस्टिकली अफेक्ट करता है मेरा अर्थक्वेक। वहाँ के टोपोग्राफी में चेंज कर देता है जब हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर देता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सीवेज, केमिकल प्लांट। अगर मान लो अर्थक्वेक आया तो केमिकल प्लांट में कोई लीकेज हो गया या फिर कोई इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हैज़ार्डस सब्सटेंस हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वाटर में, सॉइल में
आ सकती हैं जिससे नॉर्मल लाइफ में डिस्टर्बेंस होगा। बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, ठीक है, लैंडस्लाइड आया, सुनामी आया, तो ये सब सेकेंडरी हैजार्ड्स हैं जिनकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ की डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होगी। उसके बाद है 9 साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज़। तो जो अर्थक्वेक होता है वो डीप साइकोलॉजिकल स्कैर छोड़ता है हमारे सर्वाइवल पे। जैसे बहुत सारे लोग, अगर मान लो कोई बच भी गया अर्थक्वेक में और बहुत कोई बेकार अर्थक्वेक आया था, तो उसकी वजह से ट्रॉमा और मेंटल हेल्थ हो जाता है, ठीक है, और कम्युनिटी कोहेजन हो जाता है, ठीक है। फिर तो इसका क्या है, इसको हम लोग अगर हम पहले से प्रिपेयर रहें, अवेयर रहें और उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेनिंग की जाए उस लोकेलिटी में विच इज़ प्रोन टू द अर्थक्वेक, तो इसको हम लोग डील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्राउंड शेकिंग इफेक्ट क्या होगा ऑन स्ट्रक्चर। तो पहला आता है मेरा इनर्शिया फोर्स और सिस्मिक फोर्स। तो सुनना, अगर मैं बोलूँ कि किसी अर्थक्वेक की वजह से क्या है, मेरा जो ग्राउंड शेक कर रहा है उसकी वजह से मेरा स्ट्रक्चर भी शेक कर रहा है, तो 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, ठीक है। पहला फोर्स है मेरा सिस्मिक फोर्स। सिस्मिक फोर्स क्या है, ये सिस्मिक लैटरल फोर्स है जो ग्राउंड मोशन की वजह से होते हैं ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, और ये फोर्स मेरे स्ट्रक्चर के ऊपर हॉरिजॉन्टली लगते हैं, ठीक है। जो इस मैग्नीट्यूड ऑफ ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं W इंटू सी एस, W इंटू सी एस, जहाँ पे W क्या है, टोटल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, और सी एस क्या है, सिस्मिक रिस्पॉन्स कोफिशिएंट। दिस सी एस कैन बी फाइंड आउट बाई अ फॉर्मूला from the Codal provision, and this formula is Z by 2 into I by R into SA by G। समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे Z क्या है, जहाँ पे Z जो है मेरा वो सिस्मिक जोन फैक्टर है, I जो है इम्पोर्टेंस फैक्टर है, ठीक है। ये डिफरेंट बिल्डिंग के लिए डिफरेंट है। ऐसे क्या है, एवरेज स्पेशल एक्सेलरेशन कोफिशिएंट, आर क्या है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। इसको हम आगे फिर से एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, इन सारे कोड्स के, इन सारे टर्म्स के बारे में। जेड की जो वैल्यू है, ठीक है, ये सारे सिस्मिक जोन के लिए अलग अलग होती है और ये गिवन है। सिस्मिक जोन इंडिया में 2nd, 3rd, 4th, 5th कैटेगरी में क्लासीफाइड है। इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द बिल्डिंग का फंक्शन क्या है, उसका इसेंशियलिटी क्या है, उससे हम बोलते हैं। अगर इंपॉर्टेंस फैक्टर अगर मैं 1 बोलूँगा किसके लिए, फॉर नॉर्मल बिल्डिंग, जैसे कोई रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग है। अगर मान लो हॉस्पिटल या फिर कोई इमरजेंसी सेंटर है, तो ये क्या है, मेरे लिए इसेंशियल बिल्डिंग है, तो इसका इंपॉर्टेंस फैक्टर 1.5 होगा, ठीक है। नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से मेरा स्ट्रक्चर वाइब्रेट करने वाला है, ठीक है। और देखना, अगर कोई मेरा स्ट्रक्चर है तो ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्स मेरा स्ट्रक्चर जो है एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेट करने की कैपेसिटी रखता है। दूसरा आता है इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स क्या होता है, ये फोर्स जो होता है मेरे बिल्डिंग की मास की वजह से होता है। तो जब कोई अर्थक्वेक आया तो जो बिल्डिंग का मास है वो क्या करता है, वो रेसिस्टेंस शो करेगा एक्सेलरेशन कॉज करने के लिए। उससे मान लो ये मेरा बिल्डिंग का मास है, तो जब यहाँ पे क्या हुआ, अर्थक्वेक आया, तो इस बिल्डिंग की मास की वजह से एक इनर्शिया फोर्स जनरेट होता है जो सिस्मिक शेकिंग को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। When the ground accelerates during the earthquake, building mass resists that moment, creating inertia force। जब अर्थक्वेक के टाइम मेरा ग्राउंड एक्सेलरेट करता है तो क्या करता है, जो बिल्डिंग का मास है वो रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा, और इसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आई कैन राइट m इंटू ए, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ बिल्डिंग, a क्या है, ग्राउंड एक्सेलरेशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू सिस्मिक फोर्स। जब सिस्मिक फोर्स आया है तो मेरे स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं, इस बुक में काफ़ी डिटेल में गिवन है। आई विल बी लिटिल ब्रीफ, हम थोड़ा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करते हैं। पहला,
जब स्ट्रक्चर में अर्थक्वेक आता है तो शियर स्ट्रेस अकर होता है, ठीक है, जहाँ पे वन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ट्राइज टू स्लाइड ओवर द, मान लो ग्राउंड के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे क्या है, शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर फोर्स अपॉन एरिया। इसी तरह हम बोल सकते हैं बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है हमारे बीम्स और फ्रेम्स में जब सिस्मिक फोर्स आती है। मान लो सपोज करो कि मेरा फ्रेम है, अगर सिस्मिक फोर्स आई तो क्या होगा, मेरा ये जो बीम है यहाँ पे क्या है, या फिर मेरा जो कॉलम है इसमें क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। उस बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट को हम my/i से रिलेट कर सकते हैं। ये बेंडिंग फॉर्मूला है जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। एग्जाम में फॉर्मूलेज से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट पूछा जा सकता है कि किस टाइप के स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। तीसरा देखते हैं, जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है मेरा वेरी करता है। तो देखो मेरा बेंडिंग स्ट्रेस क्या करता है, वेरी करता है 0 एट न्यूट्रल एक्सिस टू मैक्सिमम एट द एजेस, मैक्सिमम एट द एजेस। अगर मान लो साथ में एक्सियल फोर्स भी है तो जो मेरा बेंडिंग स्ट्रेस और एक्सियल फोर्स का वेरिएशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तीसरा आता है मेरा एक्सियल स्ट्रेस। तो एक्सियल स्ट्रेस क्या है, सिस्मिक फोर्स की वजह से किसी कॉलम में या फिर किसी एक मेंबर में डायरेक्ट उस मेंबर के अलोंग जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है, चाहे वो कंप्रेसिव हो चाहे वो टेंशन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल स्ट्रेसेस। तो हम बोल सकते हैं एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तीसरा, टॉर्सनल स्ट्रेसेस भी जनरेट होते हैं मेरे किसी स्ट्रक्चर में। अगर मान लो कोई इसेंट्रिक बिल्डिंग है और वहाँ पे अर्थक्वेक फोर्स जनरेट हुए तो उसकी वजह से टॉर्सनल स्ट्रेस भी जनरेट होते हैं, ठीक है। और उस टॉर्सनल स्ट्रेस की वजह से बिल्डिंग में ट्विस्टिंग बिहेवियर भी आता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा शियर फोर्स या फिर हम बोल सकते हैं शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस और ट्विस्टिंग स्ट्रेस। ये 4 स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं इन एनी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डैमेजेस ड्यू टू अर्थक्वेक। इन ब्रीफ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत छोटे में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डैमेजेस ड्यू टू अर्थक्वेक। पहला है मेरा साइट कंडीशन। जो पुराने अर्थक्वेक अभी तक आए हैं उनसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो वहाँ की साइट है वो कंडीशन डिफाइन, साइट की जो कंडीशन है वो डिफाइन करती है कि मेरे बिल्डिंग पे डैमेज कैसा होगा। अगर मान लो मेरा जो वहाँ पे सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो मेरे अर्थक्वेक पे कम डैमेजेस होंगे। अगर मान लो वहाँ पे सॉइल वीक है और वहाँ पे फेलियर हो गया तो वहाँ पे ज़्यादा फेलियर हो जाएगा स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो जो आसपास का जो साइट कंडीशन है, वहाँ पे जो टोपोग्राफी कंडीशन है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है मेरे अर्थक्वेक के इफेक्ट को। बिल्डिंग कन्फिगरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग कन्फिगरेशन क्या है, अगर मान लो मेरा कोई बिल्डिंग है जो सिमेट्रिकल है, अगर मेरा कोई बिल्डिंग है जो कि सिमेट्रिकल है किसी 2 एक्सिस के अबाउट, मतलब कि ओवरऑल जो मेरा बिल्डिंग है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो इफ़ेक्ट होता है मेरे अर्थक्वेक का वो कम होता है। कोई एक इरेगुलर बिल्डिंग है तो उसमें क्या होता है, ट्विस्टिंग भी हो जाती है और डैमेजेस बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं ओपनिंग साइजेस। अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर है और उसमें ओपनिंग्स हैं, जैसे ओपनिंग किस लिए की जाती हैं, डोर्स के लिए, विंडोज़ के लिए। अगर ये ओपनिंग का जो साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो मेरा वॉल होगा ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसकी वजह से ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे ओपनिंग साइज़ को ज़्यादा रखा गया है तो वहाँ पे डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर आता है रिजिडिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस द हाइट, यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या है, वहाँ पे रिजिडिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, वो ज़्यादा फेल होता है। ऐसे केस में हम लोग शियर वॉल प्रोवाइड करते हैं या फिर हम लोग ट्राई करते हैं कि जो रिजिडिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द
स्ट्रक्चर। फिर आता है मेरा डक्टिलिटी। तो अगर मैं बोलूँ डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी एक ऐसा फिनोमेना है जिससे कोई भी मेरा स्ट्रक्चर जो है वो बेंड कर सकता है, स्वे कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है थोड़ा लार्ज अमाउंट में विदाउट कोलैप्स। अगर मान लो मेरा कोई स्ट्रक्चर है और ये ब्रिटल है, तो अगर मैंने इसके ऊपर लोड लगाया ड्यू टू अर्थक्वेक, अगर मान लो इसके ऊपर लोड आया और इसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ और मेरा स्ट्रक्चर ब्रिटल है, तो ये क्या कर जाएगा, ये कोलैप्स कर जाएगा, ये कोलैप्स कर जाएगा। अगर मान लो मैंने अपने स्ट्रक्चर को डक्टाइल बनाया, मतलब मैंने रिइंफोर्समेंट भी यूज़ किया, यूजिंग रिइंफोर्समेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा डक्टाइल बनता है। तो अगर अब इसमें कोई अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक की वजह से जो फोर्स आएगा तो इसमें जो मेरा डिफॉर्मेशन होगा तो ये विदाउट कोलैप्स लार्ज डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हमको स्ट्रक्चर में डक्टिलिटी प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद आता है मेरा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे सॉइल कैसी है, ताकि हम डैमेजेस को कम कर सकें। ठीक है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जो मेरा कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं, जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो हम सीमेंट कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, उसका क्वालिटी हमको एश्योर करना पड़ेगा कि उसमें डैमेज, मतलब उसकी वजह से मेरा क्वालिटी इतना अच्छा हो कि वो अर्थक्वेक फोर्सेस को वो बियर कर पाए। एक बार समराइज़ करते हैं क्या क्या मैंने डिस्कस किया। वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं डैमेजेस ड्यू टू अर्थक्वेक। पहला आ गया मेरा साइट कंडीशन। दूसरा मैंने डिस्कस किया था कि बिल्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इट शुड बी सिमेट्रिकल। ओपनिंग साइज़ कैसा है, रिजिडिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डक्टिलिटी कैसी है, फाउंडेशन कैसा है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है। अब हम एक बार डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द फेलियर मैकेनिज्म ड्यू टू अर्थक्वेक कंसीडरिंग वेरियस मैसनरी वॉल कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फेलियर मैकेनिज़्म है अर्थक्वेक की वजह से। अगर हम कोई मैसनरी वॉल देखने की कोशिश करें तो समझने की कोशिश करते हैं कुछ बेसिक कॉमन जो फेलियर मैकेनिज़्म है। अगर मान लो मेरे पास कोई फ्री स्टैंडिंग मैसनरी वॉल है अगर मान लो मेरे पास कोई एक मैसनरी वॉल है जो कि वर्टिकल है, कोई अनसपोर्टेड वॉल नहीं है पास में, ठीक है, और जैसे कि हमारा कोई बाउंड्री वॉल हो गया, कोई पार्टीशन वॉल हो गया, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मान लो अर्थक्वेक आता है तो ये कोलैप्स ईजिली कर जाते हैं। ये क्या कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं बाय टिपिंग और ओवरटर्निंग। इसमें शियर क्रैकिंग आ जाती है और बेस स्लाइडिंग हो जाती है। समझने की कोशिश करो, एक ऐसा वॉल है जिसमें कोई सपोर्ट नहीं है साइड से, तो इसमें टिपिंग हो सकती है, ओवरटर्न कर सकता है, स्लाइड कर सकता है और शियर क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको ये मेंटेन करना होता है। फिर अगर हम बात करें कोई एक ऐसा वॉल है इनक्लोज्ड विद इन द रूफ, ठीक है, तो इसमें मान लो कोई मेरा मेसनरी वॉल है फॉर्मिंग एन इनक्लोज्ड विदाउट एनी रूफ और फ्लोर। देखो ये मेरा मेसनरी वॉल है और इसमें कोई रूफ नहीं है, ठीक है, तो अगर मान लो कोई लैटरल सिस्मिक फोर्स आता है, ठीक है, तो यहाँ पे रूफ ना होने की वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे कैसा क्रैक डेवलप होता है, यहाँ पे फेलियर होता है आउट ऑफ प्लेन बल्जिंग। मतलब अगर कोई रूफ नहीं है, कोई हॉरिजॉन्टल डायफ्राम नहीं है, तो मेरा लैटरल फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता है वो मैसनरी वॉल इफेक्टिवली। शियर क्रैकिंग हो जाती है और मेरा जो वॉल है वो इनस्टेबिलिटी कंडीशन में आ जाता है। अगर मान लो तीसरा केस है रूफ ऑन टू वॉल, पिच्ड रूफ ऑन टू मैसनरी वॉल। मतलब अगर मान लो दो वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है और फिर उसके ऊपर रूफ है, तो ये कैसा फेल करेगा, ये फेल करेगा शियर फेलियर इन द वॉल। ये शियर फेलियर इन द वॉल होगा। ऐसे केस में कई बार क्या होगा, रूफ सेपरेशन हो जाएगा। अगर मान लो इन दोनों रूफ और वॉल के बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो रूफ का सेपरेशन हो जाएगा ड्यू टू अर्थक्वेक। सिस्मिक फोर्स आया तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आया, तो उसकी वजह से अगर मान लो बॉन्डिंग सही नहीं है तो रूफ का सेपरेशन हो जाएगा और ओवर टर्निंग ऑफ द वॉल भी हो सकता है। ठीक है, फिर आता है रूफ ऑन वॉल इनक्लोजर। ठीक है, तो इस केस में क्या है, इस केस में समझने की कोशिश करो कि अगर मान लो मेरा रूफ है, वॉल है, सब अच्छे से स्टेबल कंडीशन में है, तो ऐसे केस में आउट ऑफ प्लेन वॉल फेलियर तब होगा
अगर मेरा वॉल जो है बकल कर जाए, अगर कोई वीक पॉइंट्स है, अगर मान लो ये जॉइंट्स हैं, इसमें कोई वीक पॉइंट्स है तो मेरा वॉल क्या हो जाएगा, बकल कर जाएगा। रूफ एंड वॉल सेपरेशन, वही बात हुई, ये जो मेरा वॉल है और ये जो रूफ है सेपरेट कर जाएगा अगर मान लो ये बॉन्डिंग सही नहीं हुई उस केस में। तो फिर शियर फेलियर एट द कॉर्नर, कॉर्नर में शियर फेलियर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई मेरा मैसनरी बिल्डिंग है जहाँ पे रूफ एंड फ्लोर दोनों हैं, तो ये बेटर सिस्टम है और ये ज़्यादा बेटर रेसिस्ट कर सकते हैं सिस्मिक फोर्स को और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेलियर मैकेनिज्म क्या है, वीकनेस इन हॉरिजॉन्टल डायफ्राम, शियर फेलियर ऑफ द वॉल एंड पाउंडिंग। ठीक है, अगर मान लो कोई लॉन्ग बिल्डिंग है विथ रूफ ट्रस, ठीक है, तो रूफ कोई लंबी बिल्डिंग है हाइट में और उसमें रूफ ट्रसेस है, तो रूफ ट्रस क्या करता है, वो ज़्यादा बेटर डिस्ट्रीब्यूट करता है सिस्मिक लोड को सपोर्टिंग वॉल पे। तो इसमें जो फेलियर मैकेनिज्म है, कब कैसे फेल हो सकता है मेरा स्ट्रक्चर, मैसनरी स्ट्रक्चर, अगर ट्रस फेलियर हो जाए, जो मेरा ट्रस है वही फेलियर कर जाए। ठीक है, अगर मान लो इनएडिक्वेट लेटरल रेसिस्टिंग सिस्टम हो या फिर फाउंडेशन कहीं सेटलमेंट हो जाए या फिर टिल्टिंग हो जाए। फिर आता है मेरा शियर वॉल विथ ओपनिंग, अगर हमने शियर वॉल प्रोवाइड किया है और फिर हमने कोई ओपनिंग भी प्रोवाइड की है उसमें, जैसे मैंने बताया कि शियर वॉल क्या करता है, ये वो स्ट्रक्चर एलिमेंट है जो रेसिस्ट करता है मेरे लैटरल फोर्स को। लेकिन अगर मान लो मैंने शियर वॉल में ओपनिंग प्रोवाइड कर दी, विंडोज़, डोर, तो क्या होगा, मेरा वो वॉल वीक हो जाएगा उस पॉइंट पे और वहाँ पे फेल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में मैंने दिखाने की कोशिश की है। अगर मान लो ये मेरा शियर वॉल है, अगर मान लो शियर वॉल में मैंने विंडोज़, डोर्स मैंने प्रोवाइड किए, तो यहाँ पे चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा है। यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन इन शियर कैपेसिटी, क्योंकि मैंने ओपनिंग प्रोवाइड की है। कंसनट्रेटेड स्ट्रेस अराउंड ओपनिंग, अगर मान लो मैंने ओपनिंग प्रोवाइड की है तो जो स्ट्रेस पूरे एरिया में लगने वाला था अब वो इन 4 पॉइंट पे लग रहा होगा, तो कंसनट्रेटेड स्ट्रेस है तो वहाँ पे फेलियर के चांसेस हैं। और अगर मान लो शियर वॉल सफिशिएंटली रेनफोर्स नहीं है तो वो मेरा वॉल जो है आउट ऑफ प्लेन फेलियर भी हो सकता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी हमने जो डिस्कस किया, हमने क्या डिस्कस किया, हमने हर वो पॉसिबल केस समझने की कोशिश की कि अगर मान लो मेरा कोई मैसनरी स्ट्रक्चर है तो उसके फेल होने के क्या चांसेस हैं, वो कैसे फेल करेगा। तो हर वो पॉसिबल केसेस जो हैं उसको मैंने डिस्कस किया है। एग्ज़ाम में कोई एक केस के बारे में पूछ सकता है या फिर किसी 2 केस को आपस में कंपेयर कर सकता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और जो डायग्राम है जिसको मैंने बनाए हैं और जो फेलियर मैकेनिज्म मैंने लिखी है ये सफिशिएंट होगा एग्ज़ाम में, खाली वो पॉइंट लिख के फिर इसको एक्सप्लेन करने में। यहाँ पे मैंने अर्थक्वेक डैमेज कैटेगरी को क्लासीफाई किया है किसी भी मैसनरी स्ट्रक्चर में। तो डैमेज कैटेगरी जो है, ठीक है, अगर वो 0 है मतलब कोई डैमेज नहीं है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या है, नो डैमेज। सजेस्टेड पोस्ट अर्थक्वेक एक्शन, मतलब अर्थक्वेक के बाद क्या करना चाहिए, कोई एक्शन नहीं है, कोई डैमेज नहीं है। तो डैमेज कैटेगरी 1, इसको क्या बोलते हैं, ये स्लाइटली नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज है, मतलब कोई नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, जैसे क्रैक्स इन प्लास्टर, फॉलिंग ऑफ प्लास्टर। इसमें क्या है, बिल्डिंग को वैकेट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आर्किटेक्चर रिपेयर्स की ज़रूरत है बस। दूसरा है स्लाइट स्ट्रक्चर डैमेज, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है तो स्मॉल क्रैक्स इन वॉल, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग अगर मान लो स्ट्रक्चर डैमेज है और रिपेयर करना है तो हमको पहले बिल्डिंग को वैकेट करना पड़ेगा, फिर आर्किटेक्चर रिपेयर की रिक्वायरमेंट है। देखो तीसरा है मॉडरेट स्ट्रक्चर डैमेज, अगर मान लो कोई लार्ज और डीप क्रैक है किसी वॉल में, ठीक है, ऐसे आ जाता है मेरा मॉडरेट स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है अर्थक्वेक के बाद। फिर उसके बाद हमको बिल्डिंग को वैकेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिस्टोरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारे मेथड। चौथा है सीवियर स्ट्रक्चर डैमेज, ठीक है, मान लो 2 वॉल के बीच में गैप्स हो जाए, ठीक है, मान लो इनर और आउटर वॉल कोलैप्स कर जाए, मान लो 50% ऑफ द मेन स्ट्रक्चर एलिमेंट फेल कर जाए, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा सीवियर स्ट्रक्चर डैमेज का है। ठीक है, ऐसे केस में क्या करते हैं, हमको बिल्डिंग को वैकेट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्टोरेशन करना पड़ेगा, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, या फिर सीवियर स्ट्रक्चर डैमेज है तो
हमको कई बार डिमोलिश करके वापस से स्ट्रक्चर बनाना होगा। पांचवा है कि मेरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया, तो इसमें ए लार्ज पार्ट और वॉल ऑफ द बिल्डिंग अगर कोलैप्स कर जाए तो इसमें क्या है, पहले हम साइट को क्लियर करेंगे फिर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके बाद मैंने टेबल 2.8 में इंडिया में अभी तक जितने भी अर्थक्वेक मेजर अर्थक्वेक आए हैं उनकी डेट मेंशन की है, अर्थक्वेक को किस नाम से जानते हैं, कौन से ईयर में आया था, कहाँ पे आया था, क्या मैग्नीट्यूड था और उसका क्या मेजर रिमार्क है। जैसे गुजरात में 2001 में जो अर्थक्वेक आया था उसका मैग्नीट्यूड 7.7 था, तो ये कॉज सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, हाईलाइटेड द नीड ऑफ अर्थक्वेक रेसिस्टेंस कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा एरिया है जैसे गुजरात, मानो वहाँ पे जब अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ, रियलाइज़ हुआ कि इतना लाइफ को लॉस हुआ, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, फिर ये रियलाइज़ हुआ कि वो एरिया जो प्रोन टू अर्थक्वेक है वहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। इस तरह जितने भी अर्थक्वेक इंडिया में आए हैं इनको मैंने टेबुलर फॉर्म में मेंशन किया है, आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करना। इस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये सारे सब्जेक्ट समझ में आएंगे तब जाके हम लोग आगे वाले चैप्टर्स को और अच्छे से समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।